अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है, या इसको हम क्यूरी लॉ या क्यूरी कांस्टेंट भी कहते हैं। इस टॉपिक में हम क्यूरी कांस्टेंट को भी ड्राइव करेंगे। तो हम लोगों ने एस एस पी टू की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास लेगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है। लास्ट वीडियो में हमने लेगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म पर बात कर ली थी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले देखिए पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म के दरमियान डिफरेंस देखा था। तो उसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि डायमैग्नेटिज्म में, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या फ़र्क है। तो पैरामैग्नेटिज्म यानी कि मैं इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि मैग्नेटिज्म की वो फॉर्म है, यानी कि चले इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जब इस पैरामैग्नेटिज्म को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसमें जितने भी डाइपोल्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उधर हमारे पास जीरो एंगल बनता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरे पास पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल है इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब इस पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये तमाम के तमाम अपने आप को अलाइन कर लेंगे इस डायरेक्शन में। ओके, यानी कि अब तमाम के तमाम इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ उस डायरेक्शन में अपने आप को लाइन कर लेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये केस होता है मेरे पास। तो आइए अब हम लेगविन थ्योरी पर चलते हैं। तो इसके में सबसे पहले ये है कि हम जो पैरामैग्नेटिज्म मटीरियल है इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ गैस। ओके, यानी कि हम उधर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। क्या है कि एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि गैस के अंदर हमारे पास। और जो गैस है हमारे पास, जो हम पैरामैग्नेटिज्म जो मटेरियल को हम एज अ गैस कंसिडर कर रहे हैं वो इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो इसमें पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स कह लें या मैग्नेटिक नीडल्स कह लें, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। जिस तरह हमारे पास आइडियल गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं ना करते, इसी तरह जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट्स बनते हैं या फिर मैग्नेटिक नीडल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, इसलिए इसको हम एज अ गैस के कंसिडर करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि हम उस गैस को इन द प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। तो वहाँ क्या होते हैं कि जो मेरे पास डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल यानी कि जो डाइपोल्स कह लें या फिर मैग्नेटिक मोमेंट्स कह लें या फिर मैग्नेटिक नीडल्स कह लें, मतलब क्या कि मैग्नेटिक मूवमेंट कह लें या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कह लें, यानी कि जब हम इस गैस को, पैरामैग्नेटिक गैस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि जो ये डाइपोल्स होते हैं, जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं, ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ओरिएंटेट करने की कोशिश करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपने आप को अलाइन करें। तो किस वजह से, ताकि जो ये डाइपोल्स की जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, उनकी एनर्जी कम से कम हो सके। तो ये तो होता है हमारे पास प्रोसेस होता है। ओके, जब हम गैस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, इसका इन अदर वर्ड्स यानी कि अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ एक हमारे पास जो थर्मल एनर्जी होती है वो काम एक थोड़ा खराब कर देती है कि वो जो डाइपोल या जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ जो हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है वो इस चीज़ को रोकती है कि जो डाइपोल है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स है, वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन ना करें। तो वहाँ क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में बन जाएगा। तो वहाँ जो डाइपोल जो ओरिएंटेट करेंगे अपने आप को इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, वो हमारे पास एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो हर डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, E इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू डॉट बी। जब डॉट को खत्म करेंगे तो मेरे पास नेगेटिव म्यू बी कॉस थीटा आ जाएगा। ये मेरे पास E की वैल्यू है। ओके, तो ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ हम अप्लाई करते हैं जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर वाले जो फार्मूला उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव E ओवर के टी, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल म्यू बी कॉस थीटा ओवर के टी।
ये हमने अकॉर्डिंग टू किस लिए लिख लिया है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी कि हम अगर इसकी बात करें ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, अगर इसका हम छोटा सा ग्राफ बनाएं, ये देखें हमारे पास ये है, तो इस तरह है। अब यहाँ हमारे पास एक ये एरिया होगा हमारे पास, और एक ये हमारे पास सिंपल होगा। अब यहाँ एक्स एक्सिस पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन दी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब जो मेरे पास ये वाला एरिया ये क्या शो कर रहा होता है कि पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो रिएक्ट कर सके। तो ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी होती है तो कि वो अपने आप को यानी कि वो वहाँ रिएक्शन हो सकता है। खैर हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया ये इक्वेशन। तो अब हम अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल की जो प्रोबेबिलिटी है एंगल बनाने की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा एंड थीटा बाई डब्ल्यू थीटा, यानी कि इसके दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है मैग्नेटिक डायपोल की विद मैग्नेटिक फील्ड या फिर नंबर ऑफ डायपोल्स के साथ, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो हमारे पास डी एन है। ओके, यानी कि डी एन क्या है कि ये हमारे पास एक्सिस होता है जिसमें हमारे पास सॉलिड एंगल, यानी कि जो हमारे पास डी डब्ल्यू होता है सॉलिड एंगल। इसको हमने क्लासिकल मैकेनिक्स 5वें सेमेस्टर में सॉलिड एंगल को इसकी सिर्फ डेफिनेशन को देखा था। ओके, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कि थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के दरमियान जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो हमारे पास डी एन है। अब डी एन प्रोपोर्शनल होगा इसके एक्सपोनेंशियल म्यू बी कॉस थीटा ओवर के टी और डी ओमेगा। यानी कि क्या किया है, ये लिखें या ये लिख लें, सिर्फ क्या है ई की जो वैल्यू है ये हमने इधर पुट कर दी है, तो मेरे पास कॉस थीटा ये लिख सकते हैं। अब जो मेरे पास डी डब्ल्यू है ये मेरे पास क्या है, सॉलिड एंगल है। अब सॉलिड एंगल के मतलब अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें इसका, जिस तरह हम पंजाबी में दुआना नहीं होता, तरबूज होता है, तरबूज पर जब हम उसका टक लगाते हैं तो वहाँ एक एंगल जब बनता है, उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल का नाम दे रहे होते हैं। ओके, यानी कि ये देखिए ये मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के दुआना है, तरबूज है, इसको जब टक लगाते हैं तो ऐसे करते हुए ये मेरे पास होता है, ये सॉलिड एंगल होता है हमारे पास। ओके, इसको अगर मैं जूम करके लिखूं तो ये हमारे पास, इसको मैं जूम करके बनाऊं तो इस तरह हमारे पास बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास सेंट्रल है, ये हमारे पास थीटा होगा। ओके, और जो मेरे पास होगा सॉलिड एंगल में मेरे पास होगा पाई साइन स्क्वायर थीटा। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, इधर आए तो ये मेरे पास इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स पी म्यू बी कॉस थीटा ओवर के टी। तो डी डब्ल्यू को मेरे पास जो सॉलिड एंगल है मेरे पास 2 पाई साइन थीटा डी थीटा के इक्वल होता है हमारे पास। ये यानी कि क्या है, ये कोण का सॉलिड एंगल है। तो ये कि हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी इसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है। ये कि लिखें या ना लिखें वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। ओके, तो इसमें अच्छा उससे पहले ये देखें जो मेरे पास 2 पाई साइन थीटा है ना, इसको हम 2 पाई 1 नेगेटिव कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन हमने साइन की फॉर्म लेना है तो हम इसकी तरह लिख सकते हैं। खैर अब देखें कि जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होगा ना, जो कि हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ गैसेस रखा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो हमारा डायपोल हमारे डायपोल मोमेंट के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। उनमें से हर कंपोनेंट का जो ईच डायपोल का कंपोनेंट होगा एक, यानी कि 2 कंपोनेंट बनेंगे। जो एक कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और एक जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से मेरे पास मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। ओके, तो जो सपोर्ट कर रहा होगा, जो कंपोनेंट सपोर्ट कर रहा होगा उसको हम जो n होगा इससे मल्टीपल कर देंगे, जिससे मेरे पास मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। अब ये मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है। m किसको शो करता है, मैग्नेटाइजेशन को, तो n म्यू का ये एवरेज ली हुई है हमने, क्या ली हुई एवरेज। यानी कि जब हमारे पास गैसेस फॉर्म में हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है ना इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो एक दूसरे कुछ कैंसिल कर होते हैं, कुछ ऐड सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ उनके एवरेज निकालना हमारे लिए यानी कि उनको कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम एवरेज ले लेते हैं। तो लिहाजा ये हमने किया है। तो जो इस n वैसे का वैसा ही है,
तो इसकी वैल्यू हमने इधर लिख दी हुई है। अब ये ऊपर क्या है, ये हमारे पास टोटल है, वैल्यू है, नीचे क्या है, टोटल नंबर है, यानी कि ये तादाद है, ऊपर टोटल है। यानी कि एवरेज किसने निकालते हैं ना, अगर एक क्रिकेटर है तो उसने अगर 10 मैचेस खेले, उसमें 10 मैचेस में अगर एक मैच में 10, एक मैच में 5, एक मैच में 15, एक मैच में 35 रन बनाया, 4 मैचेस खेले हैं, तो उस 4 नंबर पर डिवाइड कर देंगे, ये इस तरह एवरेज निकलती है ना। तो हमारे पास ऊपर ये मेरे पास नंबर है, तो इसको हम मैनेज करेंगे तो इस तरह लिख लेंगे। यानी क्या किया है, सिंपल क्या किया है कि जो मेरे पास म्यू की वैल्यू है, ये वैल्यू पुट कर दी हुई है, जो मेरे पास ये लास्ट वाली वैल्यू है, ये वाली डी एन की ये वैल्यू हमने पुट कर दी हुई है। तो अब हमने इधर क्या किया, एक्स को हमने इसके को कर दिया है, वाई को इसके को कर दिया हुआ है, और इसका जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसको हम मैनेज करेंगे तो हम ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगी। ओके, इसको हमने कॉर्ड की फॉर्म में इस तरह लिख लिया हुआ है, और जो मेरे पास इसको हमने एल एक्स को कर दिया हुआ। अब यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दी हुई है, एक्स की वैल्यू मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास वैल्यू पुट कर दी हुई है, और एल एक्स को ही हम लैंग्वेज फंक्शन का नाम देते हैं। ओके, तो अब ये मेरे पास 3 कैसे आया, एट रूम टेम्परेचर, एक एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो हमारी मैग्नेटाइजेशन होती है वो हमारे पास x/3 की इक्वल होती है। ओके, तो x की वैल्यू ये है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये नीचे आएगा, x की वैल्यू ये है, तो यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ देखें 2-3 बातें हैं जो यहाँ लिखी तो नहीं है, लेकिन देख लें उसको कि जो हमारे पास है पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो इसको हम इस तरह शो करते हैं, ये किसकी इक्वल होता है, m/b की इक्वल होता है। तो हमने अभी वैल्यू निकाली है, m की वैल्यू क्या है, n μ² b/3 kT, यानी कि ये वैल्यू निकाली है ना, ये वाली। तो नीचे क्या है, b है, ये b से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, n μ²/3 kT। ओके, तो अब यहाँ से जो हमारे पास ये वाली तमाम चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसको हम c की इक्वल कर देते हैं, और नीचे टेम्परेचर वैसे वैसे आ जाता है। अब ये c हमारे पास क्या है, क्यूरी लॉ है, इसको हम क्यूरी कांस्टेंट या कहते हैं, क्यूरी लॉ कहते हैं। ओके, जो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी है वो हमारे पास टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो खैर यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा।